अस्सलाम वालेकुम बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा पुत्र, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका टॉपिक है जो कि चैप्टर का नाम है खेल और सैर व सियाहत। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे हम खेल स्पोर्ट्स के मतलब पढ़ेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमें सैर व सियाहत के हवाले से पढ़ने को भी मिलेंगी। हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खेल और सैर व सियाहत की, तो उसमें नंबर 1 पे बात आती है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी, यानी कि हमारा जो मुआशरा है इसमें खेल क्या अहमियत रखते हैं। अच्छा बेटा, अहमियत का हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये मुआशरा या मुआशरे के अंदर ये हमें क्या क्या चीज़ें या मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों को क्या क्या फ़वाइद जो है ना ये खेल फराहम करती है। तो उसी हवाले से अगर हम बात करें तो ये सबसे जो अहम बातें हैं ना, उनमें ये खेलों की वजह से हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है, यानी कि जो हमारी जो जिस्मानी साख्त है वो बेहतर हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये खेलों ये जो है खेल अगर ना होंगे तो हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर और लागर या कह सकते हैं कि बिल्कुल थिन हो जाएगा, जिससे हम एक बदसूरत भी दिखना जो स्टार्ट हो सकते हैं। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो एक मशहूर मकूला है जिसमें उसने ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद हैं उस मुल्क के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो वीरान होंगे। अब जिस मुल्क के अंदर खेल के मैदान वीरान हैं वहाँ के हॉस्पिटल जो हैं वो आबाद होंगे। तो हॉस्पिटल को वीरान करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना अपनी स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना वो तवज्जो देना होगी। फिर अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि मुआशरे में अहमियत के हवाले से, तो ये भी कहा जाता है कि खेल जो हैं वो इंसान के अंदर चुस्ती, लचक और कायदाना सलाहियतें जो है ना वो पैदा करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंसान के अंदर कुव्वत और बर्दाश्त भी जो है ना वो खेल ही पैदा करते हैं। ये मुआशरे के अंदर कुछ अहमियत के पॉइंट्स थे जो कि हमें अपना किरदार अदा करते हैं इन पॉइंट्स के ज़रिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अच्छा बेटा इसके बाद अगर हम बात करते हैं खेल कूद में बच्चों की दिलचस्पी। हम सब बेटा अभी बचपन के मराहिल में हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमारा स्टडी की तरफ जो है ना वो इतना ध्यान नहीं जाता जितना कि हमारा खेल की तरफ ध्यान जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर खेल कूद का ही शौकीन होता है। तो अगर इंसान की जो स्टडी है वो खेल के ही अंदाज में हो या खेल कूद के साथ साथ स्टडी चले, जैसे हम जो ना वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा जिस्म, हमारा जहन जो है ना वो फ्रेश होता रहे, तो इससे फिर हमारी जो खेल के अंदर जो दिलचस्पी है वो भी बेहतर रहेगी और हमारी स्टडी की तरफ भी जो ना अपनी तवज्जो जो है ना वो बेहतर रह सकेगी। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि इब्तदाई क्लासों में बच्चों की जो हम खेल की सरगर्मियों की बात करें कि जो इब्तदाई क्लासें हैं वहाँ पर हम खेल के अंदर क्या कर सकते हैं। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि इब्तदाई क्लासों में खेल की सरगर्मियाँ। अब इब्तदाई क्लासें कौन सी हो सकती हैं, जैसे नर्सरी 1 तक जो 1 2 3 क्लासेज हैं, तो इन क्लासेस में बच्चे होते हैं थोड़ी सी उम्र के। अब इनका टोटली जहन जो है ना वो खेल कूद की तरफ ही जाता है, स्टडी की तरफ इनका ध्यान जो है ना वो नहीं जाता। हम उनको स्टडी की तरफ लेके जाते हैं, वो खेल कूद की तरफ अपना जहन लेके चले जाते हैं। वो यहाँ बैठे होते हैं, ख्यालात उनके कहीं और होते हैं। तो इस तरह अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को अगर हम सही या बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक बेहतरीन वे है बेटा कि हमें बच्चों को खेल कूद की जगह या खेल कूद के ज़रिए ही उनको पढ़ाना चाहिए। अब दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर खेल कूद के ज़रिए या निसाब ख़त्म करके जो है ना वो बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। और फिनलैंड दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो 2023 में दुनिया का सबसे पहला मुल्क ऐसा बन गया है जिन्होंने बच्चों को सिलेबस नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। ठीक है, 2023 में उन्होंने ये इस तरह की स्टडी का आगाज़ किया और दुनिया में पहले नंबर पर है उसकी स्टडी। तो वो बच्चों को जो है ना वो ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे कि उनको बुक्स नहीं देना पढ़ानी, वैसे उनको जो है ना वो जो है ना उनको ट्रेन करना है। एक टीचर से किसी ने पूछा कि आप बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, तो टीचर ने कहा कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खुश रहना सिखाते हैं। मीन्स क्या है कि टीचर्स की ट्रेनिंग इस तरह से की गई कि उनको बुक की ज़रूरत नहीं पड़े और बच्चों को किसी और एक्टिविटी में क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उनको इंगेज रखा जाए, उनको टेक्निकल या
کھیل کود کی تعلیم دی جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، پریکٹیکل ایجوکیشن دی جائے، نہ کہ رٹا بازی کی تعلیم دی جائے. اور یہی ابتدائی کلاسوں سے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم سلیبس نام کی چیز کو ختم کریں اور بچوں کو ابتدائی کلاسز سے ہی جو ہے نا وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے ذریعے ان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ان کی بہتر تربیت کریں اور کھیل کود کے ذریعے ان کو جو ہے نا وہ اپنی تعلیم دینے کی کوشش کر سکیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا کہ ہمارے پاس بڑی کلاسوں میں ہم کیسے تعلیم دے سکتے ہیں. اب بڑی کلاسز میں تعلیم دینی ہو تو بڑی کلاسز کے بچوں کو بڑی کھیلز کے متعلق جو ہے نا وہ تعلیم دینا پڑے گی. جیسے کہ ان میں فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، باسکٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹینس ٹیبل ہے، ایتھلیٹکس ہے. اس کے علاوہ اور مختلف جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کھیلز ہیں جن کی ہم بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں. بڑی کلاسز کے اندر چھوٹی کلاسز کے تو ان کو کھیل نہیں سکھایا جا سکتا، ہاں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے سکھائی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اب تک بات کرتے ہیں جی کھیل کے فوائد کیا کیا ہیں. ہم سٹارٹ میں تھوڑے فوائد کی بات کر چکے ہیں جنہیں وہ ابھی یہاں پر بھی ایکسپلین کریں گے کہ بچوں کو جسمانی فوائد کیا کیا ملتے ہیں. جسمانی فوائد میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کا جسم مضبوط جو ہے نا وہ تندرست توانا ہوتا ہے، اس کا جو جسم کے اندر خون کی جو گردش ہے وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو جو دل کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی ہیں، نظام انہضام بہتر ہوتا ہے، نظام اخراج بہتر ہوتا ہے، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جسمانی فوائد ہیں. اس کے بعد ابتدائی کلاسز جسمانی فرائض کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی جذباتی فوائد کیا ہیں انسان کے لیے. اب جذباتی فوائد کے اندر کھیل کود میں انسان کے لیے جیت ہار ہوتی ہے، دوسروں کی بات برداشت کرنے کے لیے بھی موقع ملتا ہے. جی بیٹا جذباتی فوائد کی بات کرتے ہیں. سٹارٹ میں جو ہم نے بات کی کہ انسان کے جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے اس کو کھیل کود میں جو ہے نا وہ شامل ہونا پڑتا ہے. جیسے کہ کہیں اس کو جیت ہوتی ہے، کہیں اس کو ہار ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر اپنے جذبات کے اوپر کیسے جو ہے نا وہ قابو کرتا ہے. تو اس کو پھر دنیا کے اندر اپنی پریکٹیکل لائف میں جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے کھیل کود کے ذریعے. پھر مؤثر ابلاغ تربیت کی اگر ہم بات کریں گے تو مؤثر ابلاغ جو تربیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دوسرے کے ساتھ بول چال کیسے ہوگی. اب اگر فرض کریں کہ کوئی ڈرامائی انداز میں کوئی کھیل ہو رہا ہے تو وہاں پر اس نے اپنے جذبات کے اوپر کیسے توجہ رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ کھیل کے کچھ فوائد جو ہے وہ انسان کو میسر آتے ہیں جس سے انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک اچھا بہترین شہری بننے کے قابل ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے پتر.